नमस्कार साथियों, मैं अशोक राज आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एग्ज़ाम गुरु पेश करता है TGT कला का क्वेश्चन। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है को जो YouTube चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कोणार्क मंदिर। सभी लोग जानते होंगे कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है। इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? ए ऑप्शन लिखा है गंग वंश, बी ऑप्शन लिखा है केसरी वंश, सी ऑप्शन पर है शुंग वंश और डी ऑप्शन पर है मौर्य वंश। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? फटाफट आंसर दे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। गंग वंश के शासकों ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न में चलता हूँ। अपना कैलकुलेट किए रहिए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगला इसमें लिखा है फैक्ट के बारे में, कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक, अब शासक का नाम भी याद करना होगा, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये किस वंश का शासक था? गंग वंश का शासक था। ये कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा राज्य में ये पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से सूर्यमुखी अर्थात सनफ्लावर, सूर्यमुखी लिख सकता है एग्जाम में या सनफ्लावर? सनफ्लावर ऐसे लिख सकता है, सनफ्लावर, सनफ्लावर ऐसे भी लिखा जा सकता है। एक पुष्प है, फूल है। इसका चित्रण अर्थात इसका चित्र किसने बनाया था? पिकासो, गोया, वान गाग, रैफेल। फटाफट कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? फटाफट, सूर्यमुखी या सनफ्लावर का चित्र किसने बनाया था, का चित्रण किसने किया था? इसका उत्तर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, वान गाग ने किया था। अगला इसमें फैक्ट देख लेते हैं। वान गाग ने सूर्यमुखी का, सनफ्लावर का चित्रण किया था। यहाँ मैंने लिख दिया है। आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा चित्र राजा रवि वर्मा का नहीं है? कौन सा ऐसा चित्र जो है राजा रवि वर्मा, भारत के फेमस माने जाने चित्रकार, है ना? एक है ग्वालिन, दूसरा है ब्रह्मचारी, तीसरा है एक ग्वालिन, बी में है ब्रह्मचारी, सी में है साधु और मेनका और डी में है पक्षी दूत। इसमें कौन सा चित्र जो है राजा रवि वर्मा का नहीं है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्रह्मचारी, बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी को किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल को सभी लोग जानते होंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हंगरी के बुडापेस्ट में, क्योंकि हंगरियन हमारे जो इनके पिता थे वो भारतीय थे, पंजाब के थे, और वो जो है एक हंगरी की महिला से शादी कर लिए थे। वहीं पे इनका जन्म हुआ था हंगरी में। तो इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है ब्रह्मचारी, ये भी पूछा जा सकता है। और साथ में रवि वर्मा का चित्र भी याद करें, ग्वालिन, साधु और मेनका, पक्षी दूत, सरस्वती, कई चित्र हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि मिला था। राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद की उपाधि मिला था। ये कब मिला था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर होगा। 1907 में इनको मिला था। सी इज द राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। इतना जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? मोहनजोदड़ो से, यहाँ देखिए ये प्रार्थना शब्द गलत आ गया है। यहाँ पर लिखा है नर्तकी। क्या लिखा है? नर्तकी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की जो मूर्ति मिली है
नर्तकी की यानी कि डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल हिंदी में लिखा रहेगा डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल यानी कि जो नाचने वाली लड़की, इस तरीके का नर्तकी की मूर्ति मिली है, उसकी ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शन कहता है 3.5 इंच, बी ऑप्शन कहता है 4.1 इंच, सी ऑप्शन कहता है 5.1 इंच और डी में लिखा है 10.5 इंच। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। फटाफट सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं, बहुत मोस्ट प्रश्न बनाया हो गया है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा बी द राइट ऑप्शन 4.1 इंच। अगर ये 10 जो 10.5 है यानी कि 10.5 जो इंच लिखा, अगर इंच के स्थान पर इंच नहीं होता, इसके स्थान पर क्या होता? सेंटीमीटर होता, तो भी ये डी भी ऑप्शन हो जाता, यानी कि 4.1 इंच कहिए या 10.5 सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे इंच लिख दिया इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो लड़की की मूर्ति है, लड़की की ही, नर्तकी की ही डांसिंग गर्ल है, इसकी ऊंचाई 4.1 इंच अर्थात 10.5 सेंटीमीटर है और यह रखा कहाँ गया, कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली में, नेशनल म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में सुरक्षित है। और ये किससे बनी है? ये कांस्य से बनी है। किससे बनी है? ये कांस्य से बनी है। कांसा एक क्या है? धातु है। कांसा क्या है? एक धातु है। कांसा क्या है? एक धातु है। तो यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किससे बना है? कांस्य से बना है। और इसकी ऊंचाई दोनों भी याद करना, 4.1 इंच कहिए या 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा निम्न, निम्न लिख दिया है, निम्न है ना। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा जा रहा है, ध्यान देना है, सही है कि गलत पूछा जा रहा है। इसमें गलत पूछा जा रहा है। ए में लिखा है जोगीमारा की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। बी में लिखा है जोगीमारा गुफा की खोज आशित कुमार हालदर तथा क्षेमेंद्र गुप्ता ने 1914 में किया था। सी लिखा है जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी के अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है। और डी में लिखा है जोगीमारा गुफा के चित्र का समय मौर्यकालीन के बाद का है। अब इसमें देखिए क्या ऑप्शन गलत है, क्या सही है। तो सबसे पहले देखिए जोगीमारा गुफा जैन धर्म से संबंधित है, ये एकदम सही लिखा गया है। जोगीमारा गुफा किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा गुफा की खोज अगर बात करेंगे, इसकी खोज की तो आशित कुमार हालदर तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता इनके साथ में थे, 1914 में किए थे, ये भी बात एकदम सही लिखा गया है। जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी, जो रामगढ़ की पहाड़ी है ना, छत्तीसगढ़ में लगता है, पहले मध्य प्रदेश में लगता था लेकिन अब छत्तीसगढ़ में लगता है ना। सिरगुस जो है रियासत है। तो रामगढ़ पहाड़ी के अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित है जोगीमारा की गुफा, ये भी बात एकदम सही लिखा गया है। जोगीमारा गुफा के चित्र का समय मौर्यकालीन है, ना कि मौर्यकाल के बाद। इसमें मौर्यकालीन के बाद का ये शब्द लिख करके जो है इसने गलत कर दिया है। ये शब्द नहीं होता तो ये भी सही लिखता। तो जोगीमारा की गुफा का जो समय है मौर्यकालीन है। मौर्यकाल में जोगीमारा की गुफा बने हैं, उसके चित्र बने हैं, और इसलिए जो है इसमें लिख दिया मौर्यकालीन के बाद का है, इसलिए जो मौर्योत्तर काल के बाद का नहीं, मौर्यकाल का ही है। इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा? यही गलत लिखा गया है, इसलिए डी जो होगा राइट आंसर होगा। हम क्या लिखेंगे? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ओके, मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इसी में देखिए क्या इसमें थोड़ा सा फैक्ट मैंने दे दिया है। आशित कुमार हालदर ने
जो जोगीमारा गुफा के चित्रों को खोज किया था उसमें 7 चित्रों के 7 जो फिगर है इसके खंडित अवशेषों को वर्णन किया, अर्थात 7 चित्र पाए और उसी को बनाया उन्होंने देखा। जोगीमारा की गुफा का संबंध किससे, मौर्य काल के से संबंधित है और ये भित्ति चित्र से संबंधित है। यही इतना नहीं, भारत में भित्ति चित्रण तकनीक का अगर श्री गणेश होता है तो जोगीमारा गुफा से ही होता है। भित्ति चित्रण जो है इस तकनीक यानी कि दीवार पर फिगर यानी कि चित्र बनाने का सबसे पहले अगर शुरुआत होता है तो जोगीमारा गुफा से ही होता है। इसकी शुरुआत श्री गणेश यहीं से होता है, श्री गणेशाय नमः, है ना। ओके, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा है निम्न में से कौन सा चित्रकार, चित्र नहीं चित्रकार पूछा जा रहा, मेवाड़ शैली की उपशैली नाथ द्वारा से संबंधित नहीं है, नाथ द्वारा से संबंधित नहीं है। कौन सा ऐसा चित्रकार है जो मेवाड़ शैली से नहीं है। ए में लिखा है घासीराम और चतुर्भुज, बी में लिखा उदयराम और चंपालाल, सी में लिखा कमलावती और इलायची, और डी में लिखा तुलसी राम तथा लाडली दास। तो कौन सा ऐसा चित्रकार है जो मेवाड़ शैली की उपशैली एक है नाथ द्वारा, है ना। राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली है, मेवाड़ के साथ साथ मारवाड़ शैली है, मारवाड़ के साथ साथ ढूढ़हार है ना। तो 4 शैलियां हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मेवाड़ जो शैली है, मेवाड़ शैली की बात हो रही। मेवाड़ शैली में भी कई उपशैलियां हैं जिसमें प्रमुख एक उपशैली है नाथ द्वारा, और उसे उदयपुर भी मुख्य रहा है चूँकि उदयपुर मेवाड़ की राजधानी रहा है। लेकिन नाथ द्वारा जो पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के आभा के पीछे जो है बढ़िया से चित्रकारी किया गया है, तो नाथ द्वारा का कौन सा चित्र नहीं है। तो देखिए जो तुलसी राम है, ये तुलसी राम है ना, और ये लाडली दास, ये दोनों मारवाड़ शैली के हैं। कहाँ के चित्रकार हैं, मारवाड़ के यही दोनों चित्रकार तुलसीराम और लाडली दास ये मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं, मारवाड़ शैली के। बाकी कमला देखिए जो मेवाड़ शैली के नाथ द्वारा के हैं, ये घासीराम भी चित्रकार हैं, ये भी चित्रकार हैं नाथ द्वारा के, उदयराम चंपालाल भी हैं। और नाथ द्वारा के 2 महिलाएं चित्रकार का नाम उल्लेख मिलता है, एक कमला और दूसरा इलायची। कमला और इलायची ये भी इम्पोर्टेंट है, नाथ द्वारा की महिला ये चित्रकार हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। आगे इसमें व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा है व्याख्या में। लाडली दास, तुलसीराम तथा लाडली दास मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं। तुलसीराम तथा लाडली दास मारवाड़ शैली के चित्रकार हैं, जबकि घासीराम, चतुर्भुज, नारायण, उदयराम, घासीराम, चतुर्भुज, नारायण, उदयराम, चंपालाल, कमला, इलायची नाथ द्वारा के चित्रकार हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो कमला और इलायची मेवाड़ शैली की उपशैली नाथ द्वारा के महिला चित्रकार। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा सभी लोग, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे प्रश्न पर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस मूर्तिकार का जन्म दिल्ली में हुआ था। यानी कि इसका जन्म की बात हो रहा, कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में। वो मूर्तिकार हैं, एक है परदोष दास गुप्ता, बी में उषा रानी हुजा, सी में शंखो चौधरी, और डी में है मदन लाल भटनागर। तो इसमें से किस मूर्तिकार का जन्म दिल्ली में हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से देखिए जो बी ऑप्शन है उषा रानी हुजा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली में। उषा रानी हुजा एक मूर्तिकार हैं, महिला मूर्तिकार हैं। कैसी हैं, महिला मूर्तिकार। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इस पे और हम थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे क्या आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो उषा रानी हुजा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनकी मूर्तियों पर हेनरी मूर का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, हेनरी मूर का प्रभाव रहा है, हेनरी मूर का प्रभाव रहा है। अब दूसरा चीज़ इसमें जो शंखो चौधरी ऑप्शन में आए थे, इनका जन्म जो है संथाल परिवार में हुआ था। शंखो चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था, संथाल परिवार में हुआ था और 1916 में हुआ था। इन्होंने शंखो चौधरी ने नेपाल में कास्टिंग धातु कास्टिंग में कार्य किया है, नेपाल में जा कर के सीखा कास्टिंग धातु कास्टिंग, है ना, कास्टिंग धातु में कास्टिंग में कार्य किया है। और 1976 में इन्हें
ललित कला अकादमी नई दिल्ली से नई दिल्ली में अध्यक्ष बनाया गया। 1976 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली में इन्हें क्या है, अध्यक्ष बनाया गया। तो कौन पूछा जा सकता है, नई दिल्ली में ललित कला अकादमी के रूप में कौन अध्यक्ष रहा है? तो ललित शंखो चौधरी रहे हैं। और कब बनाए गए थे? 1976 में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो सभी लोग जान जाइए उषा रानी हुजा पर किसका प्रभाव रहा है। तो ये मैंने बता दिया, हेनरी मूर का प्रभाव रहा है। और किसका जन्म संथाल परिवार में हुआ है? शंखो चौधरी का। और नेपाल से इन्होंने कास्टिंग में, धातु में ये जो है कार्य करना सीखा, वहीं पे कार्य भी किए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मीरा का विस्पान, मीरा का विस्पान नामक चित्र, मीरा का विस्पान नामक चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया? भवानी चरण गुई, राम गोपाल विजयवर्गीय, बीरेश्वर सेन, महाराणा प्रताप। तो देखिए मीरा का विस्पान किसने बनाया है? मीरा जो है चूँकि राजस्थान के घराने के थी, है ना, राजस्थान से संबंधित थे, एक राजपूत घराने की राजघराने की महिला थी, अर्थात अमीर आदमी थी। लेकिन इनके पति का अल्पायु में ही मृत्यु हो गया, कम समय में मृत्यु हो गया है। और इससे बाद में ये जो है विक्षिप्त होकर के जो भगवान कृष्ण की जो है अनन्य भक्त बन गई हैं। तो इन्हीं का जो मीरा का जो चित्र बनाया गया है राजस्थान के एक कलाकार ने ही बनाया है। इसमें देखिए जो नाम दिया गया है सब राजस्थान के ही हैं, लेकिन अब इसमें जानना किसने बनाया है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। भवानी चरण गुई ने मीरा का विस्पान बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और ये भवानी चरण जो गुई हैं, इनके गुरु का नाम बीरेश्वर सेन था। भवानी चरण जो गुई हैं, इनके गुरु पूछा जा सकता है, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? बीरेश्वर सेन। यही जो बीरेश्वर सेन लिखे हैं, यही बीरेश्वर सेन इनके गुरु थे। भवानी चरण जो गुई हैं ये शिष्य हैं, और बीरेश्वर सेन क्या हैं? ये गुरु हैं। तो भवानी चरण गुई ने ये चित्र बनाया है, ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। भवानी चरण गुई का प्रसिद्ध चित्र क्या है? मीरा का विस्पान। और ये भवानी चरण गुई ने ये महात्मा गांधी का भी चित्र बनाया है, और महाराणा प्रताप का भी चित्र बनाया है, कई चित्र बनाए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा फैक्ट देख सकते हैं इस पर। इसमें देखिए क्या लिखा है, भवानी चरण गुई का जन्म, पहले नंबर पे जान लीजिए, इनका जन्म 1910 में हुआ है और बनारस में हुआ है, और एक बंगाली परिवार में हुआ है। भवानी चरण गुई का जन्म कहाँ हुआ है? बनारस में हुआ है, एक बंगाली परिवार में हुआ है, और 1910 में हुआ है। इनके कला गुरु कौन थे? बीरेश्वर सेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस कलाकार का जन्म बनारस में हुआ? कौन सा ऐसा राजस्थानी चित्रकार है जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ? इसलिए यूपी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बंगाली परिवार में हुआ है, 1910 में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट लगभग रखता है। और इनका जो चित्र है मीरा का विस्पान। इसके अलावा जो है भवानी चरण गुई ने जो चित्र बनाया है, बुद्ध निर्माण बनाया है, शकुंतला हालांकि कई लोग बनाए हैं, लेकिन इनका भी है बुद्ध निर्माण, शकुंतला। शिव टांडो इम्पोर्टेंट पर है, शिव टांडो ये भवानी चरण गुई का है। प्रतीक्षा इनका प्रसिद्ध चित्र। कालिदास के अलावा देखेंगे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान का भी है, महात्मा गांधी, महारानी गायत्री देवी का भी चित्र बनाया है। तो इसमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ये भी राजस्थान से हैं, शाकंभरी अर्थात चौहान वंश के हैं। पृथ्वीराज जो तृतीय हैं वही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। महात्मा गांधी का भी चित्र बनाया है किसने? भवानी चरण गुई ने। याद कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। इसमें देखिए हम थोड़ा सा राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में बता देते हैं। ये विजयवर्गीय यहाँ पर रहेगा। राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका प्रमुख चित्र की अगर बात करेंगे, पार्वती तपस्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये राम गोपाल विजयवर्गीय ये भी राजस्थान के ही कलाकार हैं, राजस्थानी चित्रकार हैं। पार्वती तपस्या और पार्वती परीक्षा का दर्शन, हम लोग भी परीक्षा ही दे रहे हैं। हम लोग परीक्षा पे परीक्षा देते रहे हैं भाई। किसी का नसीब ठीक होता है, बढ़िया से तैयारी किया है, शुरुआत से ही तैयारी किया है, वो 21 साल में ही पा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो छोटे एग्जाम वाले हैं, वो 18 साल में ही 19 साल में ही सर्विस पा जा रहे हैं। अब उसके पीछे दो कारण है, जिसके घर वाले ने या जिस बच्चे ने काफ़ी पहले से ही तैयारी कर रखा, जारी रखा, जिसके घर में जन जागरूकता ज़्यादा रहा है और उसका लक भी काम किया है। तो
इनको भी ऐसे पार्वती परीक्षा का दर्शन और पार्वती तपस्या, ये किसका है? राम गोपाल विजयवर्गीय का प्रमुख चित्र है। इसके साथ में मेघदूत का चित्र है, इनका भी बहुत, मेघदूत का भी बहुत प्रसिद्ध रहा। सीता हरण इन्होंने एक चित्र बनाया, सीता हरण, जो रावण ने सीता हरण किया है। और ताड़का वध भी देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ताड़का वध। और 13 ताली नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। 13 ताली नृत्य जो है राम गोपाल विजयवर्गीय, याद कर लीजिए, 13 ताली नृत्य और ताड़का वध, सीता हरण, पार्वती परीक्षा का दर्शन, पार्वती तपस्या, इतना इम्पोर्टेंट है। पार्वती तपस्या, पार्वती परीक्षा का दर्शन, ताड़का वध, 13 ताली नृत्य, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। सीता हरण भी है इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न क्या है? प्रतीक्षारत राधा, यानी कि राधा जो है प्रतीक्षा कर रही हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? तो सभी लोग जान रहे हैं, वासक राधा, यानी कि राधा क्या है? वासक हैं। बिरहणी राधा, यानी कि राधा पर ही चित्र किस कलाकार ने बनाया है? राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गुई, ये भी दोनों मुकुल चंद्र डे। तो अब सोचिए, इसमें दिमाग दौड़ाइए, कौन से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने राधा एक तो प्रतीक्षा कर रही हैं, यहाँ पे दिखाया है प्रतीक्षा कर रही हैं, है ना, पेड़ वोड़ की डाल ओल पकड़ करके कैसे क्या है याद कर रही हैं, जैसे दिखाते हैं, है ना। वासक राधा और बिरहणी राधा, यानी कि राधा जो है बिरहणी है, यानी कि व्याकुल है। तो ये चित्र किस कलाकार का है? इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, इसमें राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय साहब हैं। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस पर हम थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। चलिए, नहीं दिया है तो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, तो ये वासक राधा। फिर भी एक बार हम लोग इस पे थोड़ा सा देखने के प्रयास करेंगे, राम गोपाल विजयवर्गीय जो हैं इन पे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय बहुत महत्वपूर्ण हैं, कलाकार हैं, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। इस पे और क्या आ सकता है हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। मैं अपना नोट्स निकालता हूँ। राम गोपाल विजयवर्गीय का अगर बात करेंगे तो इनका जन्म जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1905 में जब भारत में बंगाल विभाजन हो रहा था, तो 1905 में जन्म, डेट ऑफ बर्थ कब हुआ है? 1905 में। राजस्थान के कहाँ हुआ? सवाई माधोपुर में। और मृत्यु जो है जयपुर में होता 2003 में, है ना। ये राजस्थान के चित्रकार हैं, लेकिन इनके जो गुरु हैं कौन हैं, कहाँ से शिक्षा लिए हैं, इन पर भी देखना है। सबसे बड़ा ज़्यादा इसके जो पूछा जाता है, शैलेंद्र नाथ डे, तो इनके जो है क्या हैं? कला गुरु हैं। उन्हीं से शिक्षा लिया, वहीं पे प्रिंसिपल थे, वहीं से इनसे शिक्षा लिया है। लेकिन इनमें क्या है? रंगों की अपेक्षा रेखाओं में प्रधानता, ये ज़्यादा पूछा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय का। रंगों की अपेक्षा रेखा को प्रधानता दिया है, रंगों की अपेक्षा रेखा को प्रधानता दिया है। और इनका जो चित्र है कालिदास का कुमार संभव में, जो पार्वती तपस्या है, पार्वती परीक्षा का दर्शन, बिरहणी राधा, वासक राधा, सीता हरण, ताड़का वध, प्रतीक्षारत राधा, ये सब एक इम्पॉर्टेंट। और इनका है राम गोपाल विजयवर्गीय का उमर खयाम और इंद्रजीत विजय, साथ में राग रागनियों, अर्थात राधा और गोपियों का चित्र इन्होंने ज़्यादा बनाया है। इनके चित्रण का जो विषय रहा, मुख्य विषय रहा, नारी चित्रण रहा है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सब नारी, अगर प्रतीक्षारत राधा रहे हैं, वासक राधा, बिरहणी राधा, या जो है इस प्रकार के रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहा है, जयदेव की पुस्तक से ये मिला है। तो बस मैं आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में, लखनऊ कला एवं शिल्प विद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में, शांति निकेतन कला विद्यालय की स्थापना 1919 में, और क्या है? राजकीय कला विद्यालय
राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना 1850 ईस्वी में कब हुआ? 1850 में। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा जोड़ा कह रहे हैं गलत है। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा गलत है। तो इसमें एक में गलत में देखिए सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो मुंबई है, मुंबई में सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसकी स्थापना 1857 में हुआ है। ये बात एकदम सही लिखा गया है, ये तो गलत होने का सवाल नहीं। सभी लोग जान रहे हैं जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना 1857 में हुआ है। लखनऊ कला शिल्प एवं विद्यालय, लखनऊ कला शिल्प एवं महाविद्यालय की स्थापना 1911 में हुआ। लखनऊ में जो कला शिल्प विद्यालय है इसकी स्थापना 1911 में हुआ। और सर जे जे स्कूल की स्थापना 1857 में, ये भी बात भी सही लिखा गया है। सी लिखा शांति निकेतन कला विद्यालय की स्थापना 1919 में हुआ है, ये भी बात सही लिखा गया है ना। अब राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना 1850 लिखा है, यही 1850 क्या है? गलत है। 1850 क्या है? गलत है। 1850 गलत है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? 1854। तो राजकीय कला महाविद्यालय जो कोलकाता में है इसकी स्थापना जे जे स्कूल से पहले हो चुका था। ध्यान देना है, राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता, राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से पहले हो चुका था, 1854 में हो चुका था, है ना। तो इस पे हम थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेते हैं एक लाइन में। राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में सर जे जे स्कूल ऑफ मुंबई आर्ट्स की स्थापना 1857 में हुआ। और एक चीज़ है भारत, थोड़ा सा देख लेते हैं भारत भवन। भारत भवन की स्थापना, ये भारत भवन कहाँ पर है? भारत भवन सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भारत भवन कहाँ पर है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे सब लोग। भारत भवन भोपाल में भैया। और भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में। तो भारत भवन की स्थापना 13 फरवरी 1982 को होता है। भारत भवन जो भोपाल में है 13 फरवरी 1982 को, अर्थात ये देश की स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद में स्थापित हुआ है। जबकि अगर हम देखते हैं भारत कला भवन, ये वाराणसी में है, वाराणस, है ना। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1920 में हुआ। 1 जनवरी 1920 मतलब देश की स्वतंत्रता के काफ़ी पहले, देश की स्वतंत्रता के काफ़ी पहले। और भारत भवन की स्थापना देश की स्वतंत्रता के काफ़ी बाद में, ये 13 फरवरी 1982 है। और यह जो है 1 जनवरी 1920 है। और इसकी स्थापना राय कृष्णदास के द्वारा किया गया था। भारत कला भवन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राय कृष्णदास के द्वारा। जबकि भारत भवन की स्थापना अशोक वाजपेयी के द्वारा किया गया था। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा, है ना। तो सभी लोग जान गए हैं। इसमें जो है क्लियर ओके। चलता हूँ मैं आगे, समय ना बर्बाद करते हुए। इसमें क्या जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? जहांगीर के समय में एक चित्र बनाया गया था, ये भारतीय सुंदरी कोई और नहीं है, जो नूरजहां है। पहले शेर खां की पत्नी हुआ करती थी, बाद में शेर खां जो है ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने ही उन्हें, शेर खां को मरवा दिया। और उनकी जो है पत्नी से जो है, जिनका नाम मेहरुन्निसा था, उनसे विवाह कर लिया। और मेहरुन्निसा की सुंदरता पर इतना आसक्त था, उन्हें जो है नूरजहां की उपाधि दे दिया। नूरजहां का मतलब होता संसार में सबसे सुंदर। तो नूरजहां को ही भारतीय सुंदरी कहा जाता है। अभी तक भारतीय सुंदरी और किसी के लिए शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऐसे तो मिस वर्ल्ड और जो है मिस वर्ल्ड और विश्व सुंदरी और जो है मिस इंडिया, ये सब बहुत चलते रहते हैं। लेकिन भारतीय सुंदरी इतिहास में जो है नूरजहां के लिए है। तो जहांगीर के समय बना था ये भारतीय सुंदरी। भारतीय सुंदरी मतलब नूरजहां का चित्र है। और ये जो नूरजहां का चित्र है, ये किसने बनाया था? बिशन दास ने बनाया था। किसने बनाया था चित्र? बिशन दास ने। इसका मतलब बिशन दास किसके समय का चित्रकार है? प्रसिद्ध चित्रकार है। इसका मतलब किसके समय का है? जहांगीर के समय का है। और चित्र बनाए, इसका मतलब उनका चेहरा भी बनाया होगा, चेहरा अच्छे से बनाया होगा। इसका मतलब सभी चित्र बनाने में ये माहिर है, सभी चित्र। बिशन दास जो है किसके समय का? जहांगीर के समय का। किसका चित्र बना है? भारतीय सुंदरी अर्थात नूरजहां का चित्र बनाया है। और ये किस संग्रहालय में है? ए में लिखा है भारत कला भवन, बी में लिखा है भारत भवन, ए में लिखा है ए
और बी दोनों, ए बी दोनों, और डी में लिखा है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। भारत कला भवन जो वाराणसी में है इन बनारस, वहीं पर ये है चित्र। इस पर थोड़ा सा फैक्ट देखता हूँ मैं। जहांगीर के बाद में बनी उनकी पत्नी जो नूरजहां, जिन्हें भारतीय सुंदरी के नाम से जाना जाता है, इनका चित्र भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है ना। यह चित्र अर्थात भारतीय सुंदरी का चित्र अर्थात नूरजहां का जो चित्र है ये बिशन दास ने बनाया था। और ये भारत भवन का डिजाइनर अगर देखेंगे, जो भारत भवन है, भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में है। भारत कला भवन कहाँ पर है, वाराणसी में है। भारत कला भवन में जो है भारतीय सुंदरी का चित्र है। ये भारत जो भवन है इसका डिजाइनर कौन था, चार्ल्स कोरिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। भारत भवन जो भोपाल में है, जिसकी स्थापना अशोक वाजपेयी ने किया है। 1900 कब किया था, कमेंट करके बताएंगे। देश की स्वतंत्रता के बाद में हुआ है। 1900 कब हुआ था, कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, है ना। तो 1900 कब हुआ है, 13 फरवरी 1982 को, याद कर लीजिएगा। 13 फरवरी 1982 को भारत भवन की स्थापना हुआ है। और 1 जनवरी 1920 को भारत कला भवन, ये वाराणसी में है, वाराणसी में है। और ये कहाँ है, भोपाल, भोपाल, ये वाराणसी है ना, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1907 में किया गया। इंडियन सोसाइटी, ये सभी लोग ये पूछा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब किया गया, तो 1907 में। किसके द्वारा किया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1907 में क्या स्थापित किया गया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, या ये भी लिख सकते हैं ओरिएंटल आर्ट लिख सकते हैं, केवल ओरिएंटल आर्ट भी लिख सकते हैं। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, कोलकाता में, ये भी जानना है। इसके सदस्य में कौन शामिल था, सदस्य में कौन शामिल था, भारतीय शामिल थे, या यूरोपीय शामिल थे, या न्यायाधीश, व्यवसायी तथा महाराजा लोग शामिल थे। कौन कौन शामिल थे जो इसमें स्थापित किया गया था, केवल भारतीय थे, या यूरोपीय थे, या न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, व्यवसायी और महाराजा थे, या इनमें से कोई नहीं, या सभी थे। फटाफट कमेंट करके बताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले नंबर पे जाना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कहाँ पर है, कोलकाता में। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। या किसके भाई ने स्थापित किया है, तो किसके भाई ने स्थापित किया है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं, है ना। ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता, किसके भाई ने किया है। और इसमें कौन कौन सदस्य थे, भारतीय भी थे, यूरोपीय भी थे, न्यायाधीश भी थे, व्यवसायी भी थे, महाराजा लोग भी थे। अर्थात इसमें जो सभी लिखा है ये सभी वाला ऑप्शन होगा। लिखा इनमें से कोई नहीं या सभी, तो सभी वाला आंसर होगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर होगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, पहले इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट के रूप में। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी भी लिखा जा सकता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स लिखें, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट लिखें, या ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी। इसकी स्थापना 1907 में किया गया और इसका पुनर्गठन 1919 में हुआ तथा 1919 में ही ओ सी गांगुली, ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, ओ सी गांगुली इसके संपादन के रूप में एक रूपम, ये क्या है, रूपम पत्रिका निकाले हैं। रूपम पत्रिका नामक पत्रिका कला पत्रिका का प्रकाशन किया है ना। और इसके जो प्रथम सचिव बनाए गए थे अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए गए थे। अब अगर ये पूछ लिया जाए इसका पुनर्गठन कब हुआ,
तो ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी का 1919 में ही ओ.सी. गांगुली ने रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किया। अब ये पूछा जा सकता है, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन संपादन किसने किया? ओ.सी. गांगुली ने। और ये किसके द्वारा किया गया? रूपम पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा जो किया गया? ओरिएंटल आर्ट्स सोसाइटी के द्वारा किया गया, अर्थात इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, है ना। और इसके प्रथम जो सचिव बनाए गए थे, ये जो संस्था थी, इसके प्रथम सचिव कौन थे? इसके प्रथम सचिव अवनींद्रनाथ टैगोर थे। रूपम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ओ.सी. गांगुली। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? लिखा प्रेम की नाव, ओट ऑफ बोट, है ना, BOAT, बोट। बोट मतलब क्या होता है? नाव, है ना, ऑफ लव, बोट ऑफ लव। बोट ऑफ लव जो है, ये एक चित्र बनाया गया, प्रेम की नाव। ये चित्र जो है किस उपशैली का है? किशनगढ़, उदयपुर, मेवाड़, जयपुर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेम की नाव, देखिए ज़्यादातर प्रेम वाली चीज़ें कहाँ पर हैं, किस चीज़ में है, किस में ज़्यादा दिख रहा है? किशनगढ़ में, उदयपुर में, मेवाड़ में, जयपुर में। तो किशनगढ़ शैली का है। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्रेम की नाव अर्थात बोट ऑफ लव, ये नामक चित्र किस उपशैली का है? किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ में सभी लोग जानते होंगे निहाल चंद जो है मेन चित्रकार हैं, और राजा संसार चंद जो हैं इसके क्या हैं? राजा हैं। तो मोरध्वज निहाल चंद इसके जो है मुख्य रूप से क्या हैं? चित्रकार हैं। आगे मैं देखता हूँ यह चित्र के बारे में। यह जो प्रेम की नाव है, यह चित्र अर्थात प्रेम की नाव, बोट फॉर लव, एक किशनगढ़ शैली की अपने उप शैली का एक प्रमुख चित्र है। उपशैली का क्या? एक प्रमुख चित्र। इस किशनगढ़, अब जो किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली जो है मारवाड़ की, राजस्थानी राजस्थानी कला है, राजस्थानी जो स्कूल है, इसमें मुख्य रूप से 4 हैं। राजस्थानी जो कला है उसमें मुख्य रूप से कितने हैं? इसमें 4 हैं। राजस्थानी चित्रकला कितने प्रकार के हैं? इसमें जो है राजस्थानी में कितने हैं? सभी लोग जान रहे होंगे, 4 हैं। अब इसमें कौन कौन है? एक है मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली कहिए या मेवाड़ स्कूल कहिए। दूसरा है मारवाड़ है। तीसरा है हड़ौती शैली है। और चौथा ढूढ़ाड़ शैली। मेवाड़ शैली में अगर देखेंगे तो उसकी कई उपशैलियाँ हैं, जिसमें उदयपुर है, देवगढ़ है, नाथद्वारा है, शाहपुरा है, प्रतापगढ़ है। जबकि मारवाड़ शैली में देखेंगे, मारवाड़ शैली का मतलब है इसमें जोधपुर है, उपशैली है, अजमेर है, बीकानेर है, नागौर है, किशनगढ़ इसकी उपशैलियाँ हैं। हड़ौती में देखेंगे, हड़ौती में कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ा है। जबकि ढूढ़ार में देखेंगे जयपुर, उनियारा, अलवर, शेखावटी उपशैलियाँ हैं। तो इसमें जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, इस शैली का प्रमुख चित्र बनी ठनी, है ना, इसे भारत का मोनालिसा कहा जाता है। अगला क्या है प्रश्न? अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी शैली जो है रूमाल के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा, गुलेर, बसोहली और बसोहली है। तो बसोहली वोली समझ जाएंगे, इनमें से सभी इस तरीके लिखा। और रूमाल के लिए देखिए कौन सा प्रसिद्ध है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे जल्दी से जल्दी। तो चंबा जो है शैली, ये रूमाल के लिए प्रसिद्ध है। चंबा जो है ये शैली रूमाल के लिए प्रसिद्ध है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? एलोरा के किस गुफा संख्या में दशावतार मंदिर, एलोरा के किस गुफा संख्या में दशावतार मंदिर है, जिसे दंती दुर्ग, दंती दाब छोटी मात्रा रहेगा, दंती दुर्ग द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। गुफा संख्याओं कौन सी है? गुफा संख्या 14, 15, गुफा संख्या 30, गुफा संख्या 33। तो इसका यानी कि
एलोरा में कई गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या जो 16 है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 16 जो है कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट बना हुआ है। लेकिन ऐसा भी बन सकता है दशावतार मंदिर, और इस दशावतार मंदिर को दंती दुर्ग द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर है? गुफा संख्या 15 है। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न मैं चलता हूँ। देखिए इस पर थोड़ा सा मैंने फैक्ट दे दिया है, तो इस पर मैं फैक्ट अभी थोड़ा सा बाद में एनालिसिस करा देता हूँ। इस पर कुछ फैक्ट हैं इस तरीके का। अगला देखिए इसमें क्या है, एलोरा के गुफा संख्या 15 को, एलोरा के गुफा संख्या 15 जो है इसको ही दशावतार मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण दंती दुर्ग द्वितीय द्वारा कराया गया था, जो राष्ट्रकूट शासक था। एलोरा की गुफा संख्या ये जो है, ये एलोरा कहाँ? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न के पहले इसमें हम थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देते हैं। अगर बात करेंगे तो इसमें एलोरा में थोड़ा सा हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एलोरा गुफा में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या है। उसके बाद में एलोरा में गुफा संख्या देखिए कुल कितनी गुफाएं हैं। अगर बात करते हैं एलोरा में गुफा की बात करते हैं, एलोरा में जो गुफाएं हैं कौन कौन से हैं गुफाएं? तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं। एलोरा में कितनी गुफाएं? 34। इसमें 3 भागों में टूटा हुआ है। 3 भागों में अगर एक भाग की बात करते हैं 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक, अर्थात इसका मतलब कुल 12 गुफाएं जो हैं, कुल 12 गुफाएं ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि 13 से लेकर 29 तक, 13 से लेकर 29 तक, 13 से लेकर 29 तक मतलब कुल 17 गुफाएं हो जाती हैं। ये हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे? हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से संबंधित है। 1 से लेकर 12 तक अर्थात कुल 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और 13 से लेकर 29 गुफाएं अर्थात कुल 17 गुफाएं जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और 29 के बाद में 30 से लेकर 34 तक, 30 से लेकर 34 तक अर्थात कुल 5 गुफाएं जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो कुल एलोरा में इसका मतलब जो मेन है फैक्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, तीनों धर्मों से ये संबंधित हैं। क्लियर हो गया? ये अपना जानिए कुल 34 गुफाएं हैं, और इसका जो है निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया है। अलग अलग गुफाओं का निर्माण अलग अलग शासकों द्वारा किया गया है। तो 1 से लेकर 12 तक बौद्ध है, 13 से 29 तक कुल 17 गुफाएं हिंदू से हैं, और 30 से लेकर 34 तक जो अर्थात कुल 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए। आगे क्या है? आगे देखिए क्या है इसमें। अब गुफा संख्या जो अगर बात करते हैं, गुफा संख्या कितना है? 14। ये गुफा संख्या 14 किससे है? विश्वकर्मा गुफा है। क्या है? विश्वकर्मा गुफा। विश्वकर्मा गुफा, गुफा संख्या जो 14 है ये विश्वकर्मा गुफा है। तो एक चीज़ ये जानिए, गुफा संख्या 14 क्या? विश्वकर्मा गुफा है। गुफा संख्या 16 में बता चुका हूँ, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। गुफा संख्या अगर बात करता हूँ, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 16 क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। कैलाश अवश्य वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध माना जाता है। अशुद्ध के लिए कैलाश, शुद्ध में कैलाश ऐसे रहता है वर्तनी की दृष्टि से। ये शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। ये क्या होता है? अशुद्ध होता है, ये अशुद्ध है। लेकिन ज़्यादातर लिखते यही हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है। तो गुफा संख्या 16 में क्या है? कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर का निर्माण जो है गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 16
ये क्या है? कैलाश मंदिर है। और इस कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कैलाश मंदिर, कैलाश टेम्पल, इसका निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने पूछा जाता है, कृष्ण प्रथम ने कराया था। और ये जो है कला का अद्भुत उदाहरण है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये द्रविड़ शैली में है। किस शैली में है? अगर ये पूछा जाए किस शैली में है, तो ये द्रविड़ शैली में, द्रविड़ 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 शैली में बनाया गया है ना। एलोरा की इसे जान कहा जाता है। जितने भी गुफाएं हैं, जितने भी जो भी मूर्तियां जो भी बने हैं, मंदिर बने हैं, इसमें इसे एलोरा की जो गुफा संख्या 16, इसे एलोरा की जान कहा जाता है। अब गुफा संख्या 21 पर मैं आता हूँ। गुफा संख्या 21 क्या है? गुफा संख्या 21 में क्या है? रामेश्वर मंदिर है। क्या है? रामेश्वर मंदिर। ये भी याद कर लेना, रामेश्वर मंदिर। गुफा संख्या अगर मैं बात करता हूँ 29 नहीं 29 में, गुफा संख्या जो 30 है, गुफा संख्या जो 30 है, इसको छोटा कैलाश कहते हैं। पूछा जा सकता है, चूंकि कैलाश आता है तो छोटा कैलाश, छोटा कैलाश। तो गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश कहते हैं। और गुफा संख्या 32 को, अगर गुफा संख्या 32 की मैं बात करता हूँ, गुफा संख्या 32 है, इस गुफा संख्या 32 को जो है इंद्र सभा कहा जाता है। इंद्र सभा, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा कहा जाता है। और गुफा संख्या 33 को, गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ सभा कहते हैं। जगन्नाथ सभा, गुफा संख्या 33 जगन्नाथ सभा। गुफा संख्या जो है 32 को इंद्र सभा कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे कई चीज़ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा देखने के लिए लाइक ज़रूर करिए और सभी मित्रों में शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हम इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं।